एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वन ऑफ द मोस्ट फेमस सीरीज जो अभी हमारे चैनल पे चल रही है, जिसको आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया और हमने मैग्नेट सो इलेक्ट्रिक करंट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, इन तीनों चैप्टर्स के लाइन बाय लाइन पढ़कर उनमें से आने वाले सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सारे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल के क्वेश्चंस, ये सब कुछ हमने सीखा है साथ साथ। और सबसे ज्यादा डिमांड ये आ रही थी कि सर लाइट चैप्टर में भी ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कंप्लीट होना चाहिए। तो बच्चों, मैं आ चुका हूं आपके सामने लाइट चैप्टर को लेकर, जहां पर हम लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को पढ़कर मैं आपको बताऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कौन से, सारे इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क करवाऊंगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो वीडियो है ये वन शॉट नहीं है जहां पर मैं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो हमारा हो चुका है। जहां पर रिफ्लेक्शन के पार्ट को लेकर मैंने 2 घंटे का वीडियो लिया हुआ है, रिफ्रैक्शन का 2 घंटे का, तो 4 घंटे का हमारा इन डेप्थ वीडियो बना हुआ है, जिसका पूरा प्लेलिस्ट हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अलॉन्ग विद ऑल दी अदर इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट। तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने भरकर रखी हुई है, तो जाकर देख लीजिए एक बार, है ना। तो वेलकम टू दिस सेशन पीपल, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट रैंक प्लस। कैसे चल रही है बच्चों जिंदगी, कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों, सब बढ़िया। तो आज के सेशन के बाद आपको इस चैप्टर से आने वाला हर एक इंपॉर्टेंट सवाल, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, बाकी सारी चीजें आपको रट्टा हो जाएंगे। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप भी एनसीईआरटी खोलकर मेरे सामने बैठना और पेंसिल लेकर बैठना, स्टिकी नोट्स वगैरह तो वो भी लेकर बैठ जाना, सारे इंपॉर्टेंट सवालों को नोट करने के लिए, ठीक है। और ये सारे सवाल, ये सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, जिसका लिंक कहां पर मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में, अलॉन्ग विद आवर इंस्टाग्राम चैनल। चलो बच्चों, जैसे सपोर्ट करते आए हो, थैंक यू सो मच, वैसे सपोर्ट करते रहना। आगे बढ़ते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं, विल नॉट वेस्ट एनी टाइम। और ये आप जानते हैं कि भाई 27 पेजेस लंबा चैप्टर है ये। दिस वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स इन द एंटायर साइंस, सिमिलर टू आई थिंक लाइफ प्रोसेस, या तो लाइफ प्रोसेस से बड़ा होगा, तो इसमें वक्त लगेगी, प्रॉब्ली 45-50 मिनट्स लगेगा लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए करने के लिए। तो पेशेंस बना के रखिए, लेकिन भाई यू नो हाउ मच नॉलेज यू गोना गेन फ्रॉम दिस, है ना। सो मेक श्योर दैट यू वाचिंग टिल द वीडियो टिल द एंड, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो ये तो पूरा आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन पार्ट पे हम ध्यान नहीं देंगे, ये येलो बॉक्स वाला और ये सब में क्या ही पढ़ना है ना। सीधा आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे आते हैं। इसके ऊपर जो भी कोई पार्ट है, इसमें कहीं पर भी आपको कोई भी इंफॉर्मेटिव चीजें नहीं है जिसके ऊपर आपको बेसिकली पूछी जाएंगी चीजें, है ना। तो डोंट वरी, एक चीज है जो मेरे को पता है कि भाई ये वाला जो पार्ट है वही है और कुछ नहीं। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो कि व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, कि हमें चीजें दिखती क्यों है, बेसिक आइडिया ऑफ द एंटायर थिंग। तो इसको बस नोट कर देते हैं कि भाई एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। या तो आपके ऑब्जेक्ट डायरेक्टली आपको रोशनी दे, तो रोशनी देने वाला ऑब्जेक्ट आपको दिखने लग जाता है। जो पूरे दुनिया में कुछ 1% चीजें होंगी, लेकिन बाकी जो 99% चीजें जो आपको दिखती है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए आपको दिखाई देती है। एंड दैट वुड बी दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आईज एनेबल्स अस टू सी थिंग्स, है ना। तो ये इसी क्वेश्चन का जवाब है, और हो सकता है कि मान लो आपको 1 मार्क्स के लिए कुछ आ जाए। सो नथिंग टू वरी अबाउट। और रिफ्लेक्शन डेफिनेशन वगैरह आपने तो भाई पहले से सुना ही हुआ है, तो मतलब आपने 8 ग्रेड में पढ़ा हुआ है, नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है। ये वाला जो बॉक्स है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लीज रिमेंबर दिस वेरी वेरी केयरफुली, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे आ जाते हैं जल्दी से, ठीक है। ओके, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। पढ़ ले साथ में एक बार, ठीक है। अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज अ मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। हमने 8 ग्रेड में पढ़ा हुआ है, इसलिए एनसीईआरटी बोल रहा है कि भाई यू आर ऑलरेडी फेमिलियर, जिसमें हमने देखा हुआ है व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आप नोट डाउन करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 पिछले साल भी आपको आया हुआ है, स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। प्लीज नोट डाउन करिए ये सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 आज के लिए, स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है नहीं पूछा जाता, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछी जाती है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इस साल भी हो सके तो आ सकता है, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन करिए। These laws of reflection are applicable to all types of reflecting surface including spherical mirrors। प्लीज इसको भी नोट डाउन करिएगा, ये भी एक एमसीक्यू में आया हुआ है आपको, जहां पर पूछा जाता है आपको उल्टे तरीके से कि क्या कहते हैं, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल ओनली फॉर स्फेरिकल मिरर्स, ट्रू और फॉल्स। या तो एसर्शन रीजनिंग में आपको आ जाता है, एसर्शन ये स्टेटमेंट हो जाती है। आपको याद होना चाहिए कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मिरर, चाहे वो प्लेन हो या मिरर हो, ठीक है, स्फेरिकल हो। तो इसको आप एज अ क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन करेंगे, ठीक है बेटा। अब इन दोनों सवालों के ऊपर मैं क्या करने वाला हूं, मैं स्टार मार्क मारने वाला हूं। क्यों?
क्योंकि ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो सवाल इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, फिर भी मेरे को पता है कि पीवाईक्यूज में आया हुआ है, मैं उनको मार्क करवाऊंगा, लेकिन इनके ऊपर स्टार मार्क नहीं मारूंगा, ठीक है। तो स्टार मार्क्स वालों चीजों के लिए ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। आप भी वहां पर नोट में अपने एनसीईआरटी में उसको नोट कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म प्लेन मिरर्स। हाँ, ये आ गई आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। बहुत बार आ चुका है 2 मार्क्स के लिए, तो प्लीज नोट डाउन करिए इसको, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके ऊपर भी हम स्टार मार्क मारेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें स्टार मार्क वाली निकलेगी इसमें से, ठीक है, क्योंकि 10 से 11 मार्क्स तक का सवाल आपको आता है ना इस चैप्टर, ठीक है। जिनको नहीं पता है 10 से 11 मार्क्स तक लाइट चैप्टर आती है आपको, तो मेक श्योर आप नोट डाउन कर रहे हो। तो इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल and direct. The size of the image is equal to that of the object. The image formed is as far behind the mirror as the object is in front of it. Further, the image is laterally inverted. ये सारे प्रॉपर्टीज हैं जो 2 मार्क्स के लिए आते हैं, जो आपको 4 से 5 पॉइंट्स में लिख देना है, ठीक है। हो गया, डन, सॉर्टेड, बढ़िया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब जाते हैं आगे। ये जो एक्टिविटी 9.1 है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यू डोंट हैव टू फोकस ऑन इट, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। अब चलते हैं कि भाई यहां पर क्या लिखा हुआ है। The curved surface of a shining spoon could be considered as a curved mirror. The most commonly used type of curved mirror is the spherical mirror. The reflecting surface of such mirrors can be considered to form a part of the surface of sphere. Such mirrors whose reflecting surface spherical called spherical mirrors. अब यहां पर एक लाइन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका mirrors whose reflecting surfaces are spherical are called spherical mirrors, है ना। अब ये है आपका spherical mirrors का डेफिनेशन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसके ऊपर हम स्टार मार्क नहीं मारेंगे, लेकिन ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 बनता है कि spherical mirrors का डेफिनेशन क्या होता है। spherical mirrors का डेफिनेशन होता है जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होती है, जो रिफ्लेक्शन जो पार्ट से करती है वो स्फेरिकल होती है, तो उनको हम स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। अगर वो प्लेन होगी, फ्लैट होगी, तो उसको हम प्लेन मिरर कहेंगे, ठीक है बेटा, बात खत्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर्स का कॉन्सेप्ट आपके सामने भी आ चुका है। क्या कह रहा है ये? The reflecting surface of a spherical mirror may be curved inwards or outwards. A spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards, that is faces towards the center of this mirror, is called a concave mirror. आप समझ सके हो इस बात से कि आपको इस पूरे पैराग्राफ में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन बताया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। लेकिन कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन आपको पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी इसको एज अ क्वेश्चन नंबर 5 हम नोट डाउन करेंगे, स्टार मार्क नहीं मारेंगे, ठीक है। A spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards, that is faced towards the center of the sphere, is called concave mirror. A spherical mirror whose reflecting surface is curved outwards is called as a convex mirror, ठीक है। और उसके साथ आप ये डायग्राम बनाओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बट ये सवाल डेफिनेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर आपको नहीं आता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, बट हमने इसलिए नोट डाउन कर लिया पढ़ने के लिए, है ना। जब हम इसको पढ़ेंगे, जब हम अपना एनसीईआरटी पलट के देखेंगे रिवीजन के दौरान, उस दौरान हम देख पाएंगे कि भाई अच्छा ठीक है, ये मार्क था, ये डेफिनेशन था, आगे बढ़ते जहां जहां स्टार मार्क था वहां पर ध्यान देकर पढ़ा, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। Okay, now you may now understand that the surface of the spoon curved inwards can be approximated to a concave mirror, and the surface of the spoon bulged outwards can be approximated to a convex mirror. Before we move further on spherical mirrors, we need to recognize and understand the meaning of a few terms. These terms are commonly used in discussions about spherical mirrors. हाँ, अब आपका पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन शुरू होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको 5 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, जहां पर आपको 3 पार्ट्स का डेफिनेशन पूछ लिया जाए या तो 5 पार्ट्स का डेफिनेशन पूछ लिया जाए। अब ये जो पार्ट्स है वो आपको मिरर के लिए पूछा जा सकता है, लेंसेज के लिए पूछा जा सकता है। मिरर्स पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी मिरर्स चल रहा है, फिर लेंसेज पे हम आएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला जाएगा, देखो शुरुआत यहां पर होगी आपकी यहां से, the center of the reflecting surface of a spherical mirror is a point called the pole, है ना। उसका डायग्राम भी यहां पर दिया जाएगा आपको कहीं ना कहीं, जहां पे सारी चीजें, हाँ नहीं दी, अरे बाप रे, सीबीएसई ने डायग्राम नहीं दिया है, ओहो हो, एनसीईआरटी वालों ने। तो ये आपका पोल होता है ना, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर पोल होती है, उसका डेफिनेशन यहां पर हो गया। फिर होगा इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको मैं मिटा देता हूं, जो भी हमने कर दिया गलती से। कहां गया ब्रो? हाँ, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, है ना, ये जो मैंने लाइन मार दी, दोबारा वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो कहां पे लाई करता है वगैरह वगैरह तो पूछा आ जाता है नहीं आपको, तो नथिंग टू वरी अबाउट एज सच, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी, ये तो जानते ही हो आप, इसमें क्या मैं मार्क कराऊंगा, हाँ, तो मैं यहां पर इसको लिख देता हूं पोल का डेफिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 था 6 था, 5 था 6 था,
5 ना, ठीक है। तो ये 6, तो नहीं यार इसको ना साथ में कर लेता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। जो भी इसके पार्ट्स वाले में आएंगे सबको क्वेश्चन नंबर 6 का भी मार्क करेंगे, ठीक है बेटा, ज्यादा नंबर नहीं बढ़ाते हैं ना। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, दिस स्फीयर हैज अ सेंटर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन आपको यहां पर दे दिया है ना, ये पूरा का पूरा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन है, प्लीज मार्क कर दीजिए। तो इसको भी हम एज अ क्वेश्चन नंबर 6 ही मानेंगे, ठीक है। आगे ओके 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 ओके, हाँ, इट लाइज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। हाँ, प्लीज नोट डाउन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ देखिए, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर, इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, लेकिन इट लाइज बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। ये आपको पूछा जाता है एग्जामिनेशन में एज अ हॉट क्वेश्चन कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या डिफरेंस होती है। आपको पता होना चाहिए कि भाई कॉनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, आप यहां पर देखोगे ये कॉनकेव मिरर का फ्रंट है, तो कॉनकेव मिरर के फ्रंट में आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। लेकिन आपका जो कॉन्वेक्स मिरर होती है, कॉन्वेक्स मिरर के पीछे, ये पीछे है कॉन्वेक्स मिरर का, ये सामने है, तो कॉन्वेक्स मिरर के पीछे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और कॉनकेव मिरर के सामने होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसलिए इस सवाल को हम क्वेश्चन नंबर 7 जैसे मार्क करेंगे बेटा, प्लीज नोट डाउन करिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर डेफिनेशन ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 7 अलग से हो गया कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये प्लीज याद रखना, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ जी, अब रेडियस ऑफ स्फीयर आ गया। The radius of the sphere of which the reflecting surface spherical mirror forms a part is called the radius of curvature of the mirror। ये radius of curvature R का definition है, तो इसको क्वेश्चन नंबर 6 में ही ऐड करेंगे हम, ठीक है। ये भी हो गया, हाँ जी। अब ये हो गया अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पोल, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस डेफिनेशन है। अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, दिस लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन बताया जा रहा है आपको, ठीक है बेटा, डन हो गया। अब आगे बढ़े, इसमें तो और कुछ है नहीं। रिमेंबर द प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल, हाँ इसका टेंशन की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एक्टिविटी है, हाँ ये एक्टिविटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्टिविटी आपको केस बेस्ड क्वेश्चन जैसे पूछी जा सकती है, जहां पर यही एक्टिविटी दे दी जाए और उसके बेसिस में आपको सवाल पूछ लिया जाए। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ठीक है बेटा। तो इसके ऊपर हम एक टिक मार्क मारेंगे कि ये है थोड़ा सा देखने लायक। जैसे आप देखोगे, डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली और इवन इनटू अ मिरर रिफ्लेक्टिंग सन, इट मे डैमेज योर आईज। होल्ड अ कॉनकेव मिरर इन योर हैंड एंड डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्शन सरफेस टुवर्ड्स द सन, ठीक है। होल्ड अ कॉनकेव मिरर एंड डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द सन। डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑनटू अ शीट ऑफ पेपर हेल्ड क्लोज टू द मिरर, ठीक है। मिरर के पास आपने एक फोकस, आपने क्या कर दिया, मिरर के पास आपने पेपर रख दिया, पेपर पे पूरी सन की रोशनी को फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर देखो क्या, मूव द शीट ऑफ पेपर बैक एंड फोर्थ ग्रेजुअली अंटिल यू फाइंड ऑन द पेपर शीट अ ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट, ठीक है। फिर सवाल, होल्ड द मिरर एंड पेपर इन द सेम पोजीशन फॉर अ फ्यू मिनट्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, पेपर थोड़ी देर में जलने लग जाएगा, है ना। फिर इसके बेसिस में आपको सवाल आएगी कि भाई वो पॉइंट का नाम क्या है, आप बोलोगे फोकस है। आपके पॉइंट और पोल के बीच में डिस्टेंस, उसका नाम क्या है, आप बोलोगे फोकल लेंथ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन क्या है, फिर आप बोलोगे R = 2f, है ना। तो ऐसे सवाल आपको केस बेस्ड क्वेश्चन जैसे पूछी जा सकती है। तो ये मैंने सवाल देखा हुआ एज ए PYQ, इसलिए फिर मैंने आपको करवा दी, ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, द लाइट फ्रॉम द सन इज कन्वर्ज्ड एट अ पॉइंट एज अ शार्प ब्राइट स्पॉट बाय द मिरर। इन फैक्ट दिस स्पॉट ऑफ लाइट इज द इमेज ऑफ द सन ऑन द शीट ऑफ पेपर। दिस पॉइंट इज द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द concentration of sunlight increases in the paper. The distance of this image from the position of the mirror gives the approximate value of focal length of the mirror, ठीक है। तो यहां पर आपको फोकस का भी डेफिनेशन आ गया और फोकल लेंथ का भी डेफिनेशन आ गया है, लेकिन क्रिस्प एंड क्लियर करके नहीं दिया हुआ है आपको कि फोकस और फोकल लेंथ का। हाँ दिया हुआ है, अरे बताते हैं, रुक जाओ, यहां पर सेकंड पैराग्राफ में, ठीक है। हाँ देखो, ठीक है, यहां देखो, a number of rays parallel to the principal axis are falling on a concave mirror. They are all intersecting at a point on the principal axis of the mirror. This point is called the principal focus of a concave mirror, ठीक है। concave mirror का principal focus हो गया। अब यहीं पे convex mirror की बात करते हैं। convex mirror में क्या होगा, the reflected rays appear to come from a point on the principal axis. This point is called as the principal axis of a convex mirror. तो ये दोनों definitions different है,
ठीक है। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, लाइट जो पड़ती है कॉनकेव मिरर पे वो फोकस पे कन्वर्ज हो जाती है, इसलिए कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है और फोकस रियल बनती है। कॉन्वेक्स मिरर में वो डाइवर्ज करती है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। लेकिन सारे रेस को प्रोजेक्ट बैक करेंगे तो वो फोकस से कॉन्वेक्स मिरर के पीछे आपका फोकस फिर बन जाता है। ठीक है, तो ये फोकस का डेफिनेशन हो गया, तो इसको हम एज अ क्वेश्चन नंबर 8 नोट डाउन कर देंगे। दोनों को साथ में मिलाई कर लेते हैं, अलग अलग नहीं करते। ओके, अब उसी के साथ साथ ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल f। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9, फोकल लेंथ का डेफिनेशन। फोकल लेंथ का डेफिनेशन दोनों मिरर्स के लिए सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस तो फोकस और पोल का ही है ना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। The reflecting surface of spherical mirror is by and large spherical. The surface then has a circular outline. The diameter of the reflecting, हाँ ये आपका aperture का definition हो गया, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। इसको भी मैं क्वेश्चन नंबर 6 में ही मार्क करूंगा क्योंकि ये भी पार्ट ऑफ द मिरर है। The diameter of the reflecting surface of a spherical mirror is called its aperture। ठीक है, डायमीटर को हम aperture बोल देते हैं, जो एनसीईआरटी के हिसाब से, इनफैक्ट एक्चुअली एनसीईआरटी थोड़ा गलत है। अपर्चर आपकी एंटायर रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया होती है, बट ठीक है जाने छोड़ो जाने दो। हाँ जी, Is the relation between radius of curvature and focal length? Yes, ये आपका आ गया फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। प्लीज याद रखना, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल आता है r इज इक्वल टू 2f। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, इसको क्वेश्चन नंबर 9 जैसे मार्क कर देंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स में। अब स्फेरिकल मिरर्स का वही आपका रे डायग्राम्स वगैरह पे आ रहे हैं, जल्दी से थोड़ा कर लेते हैं। ओके, यहां पर ये जो पूरी एक्टिविटी है बहुत ज्यादा बड़ी है, इनफैक्ट ये आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नहीं आने वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी कि आपके क्या कहते हैं रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, इंपॉर्टेंट है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा बता देता हूं, तो टेबल 9.1 इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, इसमें स्टार मार्क करेंगे। अब दो डायग्राम्स पे डबल स्टार मार्क मारेंगे, है ना थोड़ा सा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपका होगा ये अर्थ सी वाला, जहां पर आपका ऑब्जेक्ट अर्थ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इस पे थोड़ा सा दो मारना, 3 मार दिया मैंने, सॉरी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा सा बाकी, है ना। तो ये अर्थ सेंटर वाला बहुत इंपॉर्टेंट, बिटवीन पी एंड एफ वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, तो इन दोनों पे स्टार मार्क मारेंगे क्योंकि ये तीसरा रे डायग्राम जो आपका कॉनकेव मिरर का है, जहां पर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होती है, और आपका वो डायग्राम बना होगा ना, नहीं बनाया क्या? अरे बबुआ नहीं बना हुआ है, बना हुआ होगा। हाँ, कॉन्वेक्स मिरर का कॉनकेव का नहीं बना, कैसा एनसीईआरटी हो गया ये एनसीईआरटी। हाँ वही तो मैं सोच रहा हूं, एनसीईआरटी का बना कैसे ना डायग्राम, है ना। तो आपका जो ये तीसरा रे डायग्राम है बेटा, ये तीसरा रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आपको 6 के 6 डायग्राम बनाने के लिए आते हैं? बिल्कुल नहीं आते, डोंट वरी। तीसरा रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आपका ये 6th रे डायग्राम है, जहां पर आपका कॉनकेव मिरर का एक लौता वर्चुअल इरेक्टेड एंड लार्ज इमेज बनता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों डायग्राम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इन पे आप स्टार मार्क मार दीजिए जैसे मैंने वहां पर मारा था। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स इस मामले में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है डायग्राम कंप्लीशन के लिए। अब थोड़ा सा मैं यहां पर देखना चाहूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट तो नहीं छूट रही। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट रे डायग्राम्स है? फिगर 9.3 इंपॉर्टेंट, रे पैरेलल पासेस थ्रू फोकस, दोनों कॉनकेव कॉन्वेक्स इंपॉर्टेंट। फिगर नंबर 9.4 रे पासिंग थ्रू फोकस फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स इंपॉर्टेंट। रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दिस passing through pole not that important, it's fine, but 9.3 9.4 9.5 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रे डायग्राम कंप्लीट करने के लिए आएगा। यहां पर आपको एग्जामिनेशन में कैसे दिया जाएगा, आपको कॉन्वेक्स मिरर का मान लो ऐसे लाइट रे देकर छोड़ देंगे, वो इंसिडेंटर बना के फिर छोड़ देंगे, आपको बोला जाएगा कंप्लीट करो, तो फिर आप ऐसे बेसिस में कंप्लीट करोगे। कॉनकेव मिरर का बना देंगे ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर छोड़ देंगे, फिर बोलेंगे आप कंप्लीट करो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इससे मैंने मार्क करवा दिया। ओके, अब ये पूरा पार्ट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 9.4 नहीं, नो नथिंग, नो इश्यूज। आगे बढ़ते हैं। कॉनकेव मिरर्स के यूजेस पे हम आ चुके हैं। कहां गया? ठीक है, तो कॉनकेव मिरर्स के यूजेस पूछे जाते हैं आपको 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क के लिए यूजेस बताना है आपको। तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 10 जैसे मार्क डाउन करेंगे। तो क्या क्या है आपके कॉनकेव मिरर्स के नॉर्मल यूजेस? टॉर्चेस हो गए, सर्च लाइट हो गए, व्हीकल्स के हेडलाइट्स हो गए,
आपके शेविंग मिरर्स हो चुके हैं, और आपका डेंटिस्ट का मिरर हो गया है, और कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलार फर्नेसेस, ये आपका हो गया है। तो इनमें आपको पूछा ऐसे आ सकता है कि भाई सोलार फर्नेस में कौन सा मिरर इस्तेमाल होता है, उल्टा पूछा जा सकता है। आपको पूछा जा सकता है कि भाई साहब डेंटिस्ट कौन सा मिरर इस्तेमाल करता है, हेडलाइट्स में कौन सा मिरर होते हैं, तो आपको बताना चाहिए कि भाई वो कॉनकेव मिरर होते हैं। या तो फिर आपको सीधा पूछा जा सकता है कि भाई गिव फ्यू एग्जांपल्स और गिव फ्यू यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स, ये बहुत फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बेटा, समझ में की बात, क्लियर हो गया, बल्ले बल्ले बोल दो, मजा आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। अब कॉन्वेक्स मिरर के सर क्या डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, इसको कैंसिल आउट कर देता हूं, नो एक्टिविटी, दिस एक्टिविटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, डोंट वरी। ओके, हाँ, कॉन्वेक्स मिरर के डायग्राम इंपॉर्टेंट है? नहीं यार, कॉन्वेक्स मिरर का जो ये पहला वाला है, नहीं, सेकंड वाला आप बोलोगे कि फिर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको मैं थोड़ा सा मार्क कर लेता हूं। क्यों, ये सवाल कैसे आती है बताता हूं मैं आपको। ये सवाल आपको आती है ऐसे कि प्रूव विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम दैट in the case of a convex mirror the image is always found between focus and pole of the mirror। ठीक है, आपका इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनता है जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। तो इस कारण अवशात ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, जहां पर आपको प्रूव करना पड़ता है डायग्राम बना के। इसी डायग्राम को आपको 2 बार बनाना पड़ जाता है, तो फिर आप बना देते हो। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लिया आपने। तो यानी कि ये वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने 2 स्टार मार्क मार दिया। इसके बाद कुछ नहीं, पहला वाला इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स फाइन, आगे जान दो, आगे जान दो। ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं। यस, ठीक है, यस, ये एक्टिविटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसका मैं सवाल आपको लिखकर बता देता हूं। ठीक है, इसका सवाल मैं आपको लिखकर बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 जैसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन virtual images formed by spherical mirror, formed by concave, convex and plane mirror। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड प्लेन मिरर, प्लीज नोट डाउन कर लेना। सॉरी, थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है इस वजह से मेरी हैंडराइटिंग सही नहीं आ रही है, बट आई एम होपिंग कि ये लेजिबल है, आप पढ़ पा रहे हो, है ना, वरना मेरी हैंडराइटिंग काफी अच्छी है, आप जानते हो, बट सॉरी गाइस, मजाक कर रहा हूँ। बट हाँ, ग्लिच की वजह से थोड़ा हैंडराइटिंग ज्यादा खराब लग रहा है, सो सॉरी अबाउट इट। ठीक है, तो क्या डिफरेंस यहाँ पर हो जाता है। प्लेन मिरर का जो आपका वर्चुअल इमेज होता है बेटा, वो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम होता है। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज छोटी बनती है वर्चुअल इमेज की, कॉनकेव मिरर में बड़ी बनती है। तो ये डिफरेंस है, ये आपको पूछा जा सकता है इन डिफरेंट वे ऑल्सो, जो बहुत बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है कि एक बंदा जो एक आईने के सामने खड़ा होता है, और आईने के सामने जब खड़ा होता है तो उसका सर उसे बहुत बड़ा दिखता है, और उसका पेट उसे बराबर दिखता है, और उसके पैर उसे बहुत छोटे दिखते हैं। तो कौन सा मिरर कौन सा है, तो जो बड़ा दिख रहा है वो कॉनकेव, जो सेम दिख रहा है प्लेन, जो छोटा दिख रहा है वो कॉन्वेक्स। ये याद रखना, आपको बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, इसी वजह से मैंने एक्टिविटी 9.6 पे मैंने थोड़ा सा इस पे यहाँ पर एक टिक मार दिया, क्योंकि इस एक्टिविटी में वही सेम चीज पूछी जा रही है, इसी वजह से। ओके, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आ चुके हैं। कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रियर व्यू मिरर ऑफ द कार। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्यों यूज किया जाता है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 जैसे नोट डाउन करेंगे इसे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क इट बच्चों। Convex mirrors are commonly used as rear view mirrors in vehicles. These mirrors are fitted on the sides of the vehicle, enabling the driver to see traffic behind him or her to facilitate safe driving. Convex mirrors. Now, why are convex mirrors used? Because convex mirrors are preferred because they always give an erect, though diminished image. Also, they have a wider field of view as they are curved outwards. बस यहाँ पे लिखोगे आप। तो ये जो सेकंड पार्ट था कॉन्वेक्स मिरर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको रीजन बताई जा रही है कि कॉन्वेक्स मिरर क्या क्यों इस्तेमाल होता है रियर व्यू मिरर के जैसे। ठीक है, enables the driver to view much larger, हाँ, convex mirror thus enable the driver to view much larger area than would be possible with a plane mirror। ठीक है बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क इट अप, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12, तो इसके लिए तो मैं एक स्टार मार्क मार ही देता हूं, क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है आपके एग्जामिनेशन में। चलिए, अब देख लेते हैं इंटेक्स में कोई ऐसा सवाल है क्या जो हमने शायद वहां पर मेंशन नहीं किया, वो मैंने कुछ मिस हो गया मुझसे, है ना। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, ये हमने मार्क कर दिया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला सवाल हमने मार्क कर दिया है। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑन ऑब्जेक्ट, ये भी हमने कर लिया है, कॉनकेव मिरर है। व्हाई डू यू प्रेफर कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर मिरर्स इन व्हीकल्स, ये एग्जैक्ट सवाल जो आपको बोर्ड्स में आता है वो भी हमने अभी मार्क कर लिया। ठीक है बेटा, तो वी हैव कंप्लीटेड द रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स के इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अब आगे बढ़ रहे हैं, साइन कन्वेंशन और स्फेरिकल मिरर में आ चुके हैं।
ठीक है, साइन कन्वेंशन में अगर कोई सवाल है जो इंपॉर्टेंट है, जो आती है, मैं आपको मार्क करवाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। While dealing with the reflection of light by spherical mirrors, we shall follow a set of sign conventions called the new Cartesian sign convention. तो sign convention जो है आपको डायरेक्टली पूछी नहीं जाती कि write down the new state of sign convention, आपको पूछी नहीं जाती है। आपको बस ये पूछा जाता है कि भाई according to the latest sign convention, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इमेज डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो ये जो सवाल है वो आपको इन जनरल ऐसे नहीं पूछे जाते, बट आई थिंक देयर इज अ टेबल, वो टेबल कहीं होगा, नहीं है तो फिर मैं आपको खुद लिखवा देता हूं, नथिंग टू वरी। नहीं है टेबल, वो नहीं है, तो मैं साइन कन्वेंशन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मैं आपको खुद यहां पर लिख के दे देता हूं, सो दैट आप ना आपको टेंशन ना हो। ठीक है बेटा, सो डोंट वरी, तो मैं आपको खुद लिख के दे दूं यहां पे, चलेगा, बढ़िया है, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कॉनकेव मिरर, और ये है आपका कॉन्वेक्स। अब ये कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, मैं यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो u से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस v से डिनोट करते हैं, और फोकल लेंथ यहां पर आपको f से डिनोट करते हैं। कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है, और कॉनकेव में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। ठीक है बेटा, बात क्लियर होगी। अब इमेज डिस्टेंस की बात करें, कॉन्वेक्स में इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है, क्यों होगी, कैसे होगी, एक बार थोड़ा सा मेरा वन शॉट देख लेना, इस सेशन में समझाऊंगा, तो फिर हमारा जो आज का पर्पस है वो पूरा नहीं हो पाएगा, हम सो सॉरी, है ना। या तो आप मेरा 20 मिनट्स का वन शॉट देख लो, या तो फिर आप मेरा 2 घंटे का वन शॉट देख लो, आपका ऊपर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब इमेज डिस्टेंस की अगर मैं बात करूंगा तो नेगेटिव होगी कॉनकेव मिरर के लिए अगर वो एक रियल इमेज है, और पॉजिटिव होगी अगर वो एक वर्चुअल इमेज है, इसको आप नोट कर देना। ठीक है, और यहां पर भी कॉन्वेक्स क्यों है पॉजिटिव, क्योंकि एक वर्चुअल इमेज है वो। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों के साइन कन्वेंशन यहाँ पे लिखा दिए, क्योंकि उसका समरी मैंने यहाँ पे दे दिया है, लिखने के लिए नहीं आता है ना आपको, इस वजह से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मिरर फॉर्मूला पे आ चुके हैं। ओ हो यस, मिरर फॉर्मूला आप जानते हो, मिरर फॉर्मूला पूछा तो नहीं जाता है, बट हाँ ये डायग्राम देख रहे हो ना, ये डायग्राम के बेसिस में बना सकते हो कार्टेशियन सिस्टम है, नहीं हाँ मिरर डायग्राम मिरर फॉर्मूला आपको पूछा तो नहीं जाता है, बट मिरर फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो मैं क्या ही बोलूं यार, मतलब हाँ आपके ऊपर आपके पास एक सवाल हो सकता है कि सर मिरर फॉर्मूला में न्यूमेरिकल्स किसके, कौन से मिरर के लाते हैं, तो आप वो लिख दो यहाँ पर एज अ क्वेश्चन नंबर। क्या क्वेश्चन चल रहा था भाई, भूल जाता हूं, हमेशा भूल जाता हूं क्या क्वेश्चन चलता है, 12 था, ये 13 हो जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा स्टार मार्क मार के लिख सकते हो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 13 स्टार मार्क मार देता हूं कि भाई आपको कॉनकेव मिरर के न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं, मिरर्स के मामले में, है ना, ज्यादा पूछे जाते हैं कॉनकेव मिरर के। आप इससे 10 साल की पेपर उठा के देख लो, इनफैक्ट हमारे 17 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का आप सेशन देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। पिछले साल का हमने जो ऑल सेट्स डिस्ट्रॉयड वाला सीरीज किया हुआ है, 2 साल पुराने, पिछले साल का भी, उसके पिछले साल का भी, तो आप देखना उसमें मेजॉरिटी सवाल आपको कॉनकेव मिरर से मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बेटा। हाँ, अब एक और सवाल जो यहाँ पर आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है वो ये है, जैसे आपका वो था लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल मिरर्स, वैसे ही यहाँ पर ये लाइन देखना, क्वेश्चन नंबर 14 जैसे नोट डाउन करना, this formula is valid in all situation for all spherical mirrors for all positions of the object। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे spherical mirrors के लिए और सारे positions के लिए एप्लीकेबल है, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट ये जो है वो आपके प्लेन मिरर के लिए भी एप्लीकेबल है। ओके, अब आगे बढ़े। ठीक है, मैग्निफिकेशन पे आ गए। हाँ, मैग्निफिकेशन का तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट ही आप जानते हो, उसका आपका डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो ये डेफिनेशन भी होगी, ये फॉर्मूला भी हो गया, और यहां तक का ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप एज अ क्वेश्चन नंबर 14 नोट डाउन कर सकते हैं। आगे एक बात देख लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें मेंशन करनी चाहिए। ठीक है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, अगर आपकी मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है तो फिर आपका इमेज रियल होगा, और अ पॉजिटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स द इमेज इज वर्चुअल। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 का ही पार्ट बन जाता है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगर नेगेटिव वैल्यू है मैग्निफिकेशन की तो रियल इमेज है, पॉजिटिव वैल्यू है तो वर्चुअल इमेज है। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से एग्जांपल्स में आ चुके हैं, मैं बताने वाला हूं आपको भी कि भाई कौन से एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स मिरर का जो 3 मीटर और 5 मीटर वाला सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये आ चुका एग्जामिनेशन में, इसको मार्क करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, वैल्यू बदल कर दी जा सकती है। ठीक है, An object 4 cm in size places 20% in front of a concave mirror। Yes, concave mirror का हर सवाल इंपॉर्टेंट है, concave mirror का हर सवाल इंपॉर्टेंट है, हर सवाल जो एक्सरसाइज में दी हुई है, एग्जांपल में दी हुई है, concave mirror का हर सवाल इंपॉर्टेंट है। मैं कोई भी चीज नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं कि आप हर चीज को प्रैक्टिस करके आइए, आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से, बहुत अच्छा आपका जाएगा। ठीक है, फोकल लेंथ वाला हम कर चुके हैं,
कॉनकेव मिरर का ये मतलब मैग्निफिकेशन तो कर ही लिया, तो आपने कर लिया, ठीक है बेटा। तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि ऑलमोस्ट शायद हमने आधे घंटे के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। अभी हम जाने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। तो मोस्टली इसमें भी हमें कुछ 20 से 25 मिनट लगेंगे, क्योंकि अभी हमने मिरर्स कर लिया, तो इसमें हमें ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। बट विल टॉक अबाउट रीडिंग, मतलब मैं चाहता हूं कि ये एक सेशन में हो जाए, इसको अलग अलग सेशन में ना करें, है ना। तो आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर वाचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, और अगर अच्छा लग रहा है आपको, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। मतलब भाई साहब, आप पूरे YouTube में देख लो, कहीं पे भी ऐसे अमेजिंग सेशन 10th के लिए कहीं पे भी नहीं आ रहे। भाई बता दो मेरे को कहां आ रहे हैं, मतलब एक भी ऐसा वैरायटी पिछले 2 महीने में जितने वैरायटीज ऑफ सीरीज हमने निकाले हैं आपके लिए, चाहे वो PYQs के लिए हो, सैंपल पेपर्स के लिए हो, मॉक पेपर्स के लिए हो, भाई साहब, और इसी के वजह से मैं देख पा रहा हूं कि आपका प्यार भी हमें इतना सारा मिल रहा है। मतलब ये आसान काम नहीं होता है जब एक चैनल 2 महीने के अंदर 20,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर ले, है ना। तो ये प्यार आप जो दे रहे हो, इनफैक्ट पता नहीं यूट्यूब पे ऊपर आपको डेटा दिख भी रहा होगा जब ये वीडियो चल रही है ना, अगर वीडियो पे आप हो तो यूट्यूब पे देखना, कभी ना कभी हमारे सेशन से पीछे दिखता होगा वो VidIQ का डेटा, कि हर दिन हम 2 से 2.5 लाख बच्चे हमें देखते हैं, 2 से 2.5 लाख व्यूज आते हैं हमें, तो इतने बच्चे हमें देखकर जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट गाइस, मतलब बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने बड़े सपोर्ट का, है ना। इसी वजह से भाई हम भी चाहते हैं कि आपको और सपोर्ट करें, और मोटिवेट करें, और प्यार करें। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस सपोर्ट। मतलब मैं बस आपसे हाथ जोड़कर शुक्रिया ही बोल सकता हूं, कुछ और नहीं। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि आपके इस प्यार के लिए हमने आपके लिए योद्धा क्रैश कोर्स का एस्टैब्लिशमेंट किया है। योद्धा क्रैश कोर्स जो एक दी बेस्ट क्रैश कोर्स है आपके लिए, जो आपके 10th में आपको इज्जतदार मार्क्स दिलाने के लिए, अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, या तो पढ़ लिया है या तो फोड़ना है, तो उसके लिए हम योद्धा क्रैश कोर्स ला चुके हैं। योद्धा क्रैश कोर्स में बहुत अमेजिंग चीजें हैं बच्चों। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, सबसे पहले वहां पर जाकर देखना और कंपेयर करो कि मैं क्या बोल रहा हूं उससे मैच कर रही है कि नहीं, ठीक है। तो योद्धा क्रैश को भी सबसे पहले आपको 50 लाइव सेशंस मिलेंगे फॉर आपका साइंस, मैथ, SST, ठीक है। पूरे के पूरे चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। इंग्लिश भी हम इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ही जल्द, ठीक है। तो इंग्लिश भी आपको इसी के साथ मिल जाएगी, प्राइस चेंज नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो ये 50 से ज्यादा लाइव क्लास, जिसमें आपका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा और आपकी PYQs और NCERT सब कुछ कंप्लीट हो जाएगी। अब उसके बाद अगर आप देखोगे प्रॉपर रिवीजन भी होगा। उसके बाद जो हमारा वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेस्ट सीरीज था, जिसको हजारों बच्चों ने लिया, हमारा योद्धा टेस्ट सीरीज, जिसमें 800 सवाल हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, SST, इंग्लिश, CA, IT, हिंदी, इन सारे सब्जेक्ट्स के, वो आपको फ्री में दी जा रही है। 800 सवाल विद सॉल्यूशंस फ्री में दी जा रही है, वो आपके पास होगा। पूरा योद्धा क्रैश कोर्स के बाद आपको मिलेगी 3 फुल सब्जेक्ट टेस्ट ऑल इंडिया लेवल पे, प्रॉपर CBSE के पैटर्न में, इंक्लूडिंग 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, वो मिलेगी आपको। PYQs आपको योद्धा में कवर अप हो चुके हैं, ये भी हो गया। आपको मिलेगी 2 मेंटरशिप सेशंस, जहां पर आप किसी भी, हम में से किसी भी टीचर का आप टाइम ब्लॉक करके इंडिविजुअल लेवल पे आप बात कर सकते हो 1 to 1। कितनी अमेजिंग चीज होगी ना। आपने कोई भी डाउट सॉल्व करवा सकते हो, आप मोटिवेशन ले सकते हो, आप बस बात कर सकते हो, आपकी मर्जी, है ना बच्चों। गाइडेंस ले सकते हो, पूरा पूरा मेंटरशिप सेशन 2 फ्री दिया जा रहा है आपको। आप चूज कर सकते हो जिस टीचर से आपको बात करनी है, 1 to 1, फेस टू फेस। अब उसके साथ साथ हर सेशन का नोट्स भी आपको मिलेगा, और हर चैप्टर के बाद 30 असाइनमेंट सवाल भी मिलेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जैसे काम करेंगे। तो इतनी सारी चीजें बच्चों योद्धा क्रैश कोर्स में शुरुआत हो रही है 20 जनवरी को। अगर आपने मिस कर दिया है तो बेटा अभी के अभी जाकर ले लीजिए। इसके बाद आपको कोई भी क्रैश कोर्स, कोई भी यूट्यूब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में। यानी कि भाई एक बार जब आप पिज्जा मंगा लेते हो, उस पिज्जा से आधे के प्राइस में आपको पूरा का पूरा क्रैश कोर्स और पूरी जिंदगी मिल रही है। तो जाइए अभी के अभी ले लीजिए। फिर सबसे पहला लिंक मिलेगा आपको योद्धा क्रैश कोर्स, क्लिक करो, ले जाओ। हर सेशन का नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वो भी जाकर आप ले सकते हो फॉर एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग फॉर मी टू स्टार्ट दिस, थैंक यू सो मच, ठीक है। चलिए बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। ओके, अब रिफ्रैक्शन का पार्ट हम देख लेते हैं। Light seems to travel along straight line paths in a straight transparent medium. What happens when light enters from one transparent medium to another? Does it still move along a straight line path or change its direction? We shall recall some of our day-to-day experiences. You might have observed that the bottom of a tank or a pond containing water appears to be raised. Similarly, when a thick glass slab is placed over some printed matter, the letters appear raised when viewed through the glass slab. Why does it happen? है ना? Have you seen a pencil partially immersed? Have you seen a pencil partially immersed in water in a glass tumbler? It appears to be displaced at the interface of air and water. You might have observed that a lemon kept in water in a glass tumbler appears to be bigger than its actual size when viewed from the sides. How can you account for such experiences? है ना? अब ये जो भी एग्जाम्पल्स हैं पूछे गए, इनफैक्ट इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल आपको पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। मोस्टली जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो होता है ये पेंसिल वाला। कहाँ गया भाई पेंसिल वाला? ओहो बड़ी ब्रो,
ब्रो हाँ दिए वाला ये रहा। हैव यू सीन अ पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर, क्या होता है ना, तो आई एम प्रीटी श्योर इसका जवाब भी दिया होगा, इससे तो एग्जामिनेशन में आ रहा है ना, एनसीईआरटी के बाहर कुछ आता थोड़ी है। तो ये पेंसिल जब पानी में डूबा जाता है तो टूटा हुआ क्यों लगता है, आपने देखा होगा ना, रिफ्रैक्शन आप जानते हो, पढ़ा हुआ है आपने, तो पेंसिल पानी में डालोगे तो आपको लगेगा कि टूटा हुआ है ना, क्यों लगता है ऐसे, एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पर, ठीक है, लेट अस कंसीडर द केस ऑफ द अपैरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर। The light reaching you from the portion of the pencil inside water seems to come from a different direction compared to the part above water. This makes the pencil appear to be displaced at the interface. ठीक है, बस बात खत्म होगी। ये आपको लिखना है 2 मार्क्स के लिए, तो इसको हम एज अ क्वेश्चन नंबर 14 ना, 14 चल रहा है 15 चल रहा है 15 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 जैसे मार्क कर लेंगे, आया हुआ है बोर्ड्स में, इसमें मार्क करा जाए, इतनी बार नहीं आया कि मैं आपको वहां पर स्टार मार्क डाला। ठीक है, चलिए। Okay, does a pencil appear to be displaced at the same extent if instead नहीं नहीं नहीं, सब बेकार बात है, सब बेकार बात है। हाँ ये आ गया ना बात, ठीक है। Okay, it appears that when traveling obliquely from one medium to another, direction of propagation of light in the second medium changes। हाँ, तो ये आपका रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन हो गया। रिफ्रैक्शन डेफिनेशन आपको नहीं पूछा जाता है, आप सिंपल भाषा में लिख सकते हो कि when the light passes from one medium to another it bends, that is called as refraction। तो आपको अलग तरीके से डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बट यहां पर मैं इसका क्वेश्चन नंबर 16 लिख देता हूं जस्ट फॉर द सेक, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। प्लेस अ कॉइन वाला आपको नहीं आता है, शैडो बॉल वाला नहीं आता है, नथिंग टू वरी, नथिंग टू वरी, ठीक है। ओके, ड्रॉ थिक स्ट्रेट लाइन इन इंक ओवर अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर, प्लेस ग्लास, नहीं नहीं, चिल चिल चलिए, सब कुछ नहीं आता है भाई। रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, हाँ ये कुछ सालों तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हुआ करती थी, लेकिन अभी जाकर प्रिज्म ने इसको ओवरटेक कर दिया, तो ग्लास स्लैब की इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं आती, बट क्या आती है बता देता हूं। आपको आ सकता है ग्लास स्लैब का ये डायग्राम, जो आपको कंप्लीट तरीके से बताना है, मतलब आपको डायग्राम बनाना होता है, आपको एक्सप्लेन नहीं करना होता कि ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन कैसे हो रही है, नहीं, आपको डायग्राम बनाना होता है। इसमें एक चीज आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती है, एक चीज नहीं, कुछ 2-3 चीजें मैं आपको यहां पर मार्क करके बता देता हूं कि बेंडिंग कहां से कहां पर कैसे होती है ना, वो उसके बेसिस से बहुत सवाल आता है, तो आई थिंक मैं उसको मार्क यहां पर करा दूंगा। हाँ ठीक है, तो ये पार्ट देखना, The light ray has entered from glass to air, that is from a denser medium to a rarer medium. The light here has bent away from the normal। ये याद रखना आपको कि लाइट रे जब एक डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो ये इसके पहले भी कुछ होना चाहिए। हाँ देखो यहां पर है, हाँ, एंटर्ड फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, फ्रॉम एयर टू ग्लास, यहां पर बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल होता है। ठीक है, इन दोनों को आपको नोट डाउन करना है बेटा कि लाइट रे जब एक रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है, डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है, इन दोनों को नोट डाउन करना। इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट दे देता हूं, रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल, आप बोलना राधा या राधिका फ्रॉम तमिलनाडु, या RDT याद रखोगे तो ये आपको याद रहेगा, रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये वाला जो है इसको आप याद रखना डॉक्टर अनवर, ऐसे याद रख लेना, या तो डॉक्टर अंशुल या तो डॉक्टर आनस, जैसे भी आपको याद रखना है, अविनाश जैसे आपको याद रखना आप याद रख सकते हो कि डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे याद रखना। ठीक है बेटा, बात खत्म होगी। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद यस यस यस, ये देखो, ठीक है, एमर्जेंट रे, यानी कि ये जो रे होती है आपके ग्लास स्लैब के केस में जो रे बाहर आ रही होती है वो आप देखोगे इंसिडेंट रे से पैरेलल में, है ना। तो ये क्यों होती है, एमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, क्यों होती है बेटा, बिकॉज द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट एट द ऑपोजिट पैरेलल सरफेसेस AB एंड CD ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड ऑपोजिट। बस ठीक है, जितना यहां पर वो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल करती है वो बाहर आके उतना ही अवे फ्रॉम द नॉर्मल करती है, तो बराबर हो जाता है, इक्वल एंड ऑपोजिट होती है। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन करोगे। ये था क्वेश्चन नंबर 16, पूछा जाता है कि लाइट रे बेंड कहां से कहां होगी, और ये क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एक और चीज है भाई, नहीं दिया तो मैं आपको मार्क करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है, ये देखो यहां पर एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन नंबर 17 थी। ये देखो, रिफ्रैक्शन क्यों होती है, रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। ठीक है, ये है आपका रिफ्रैक्शन का रीजन जो पूछा जाता है आपको, ज्यादा बार नहीं, बट ठीक है, एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। मुझे यहां पर अभी भी नहीं दिखा है, तो आई थिंक इसमें आपको नोट डाउन करा देता हूं, है ना। अब ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है। और इसका सवाल आपको अलग से पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए कि डिफाइन व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। मुझे एनसीईआरटी में वो सवाल दिख नहीं रहा, इसलिए मैं आपको मार्क करा रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 19 जैसे मार्क कर दीजिएगा। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दी ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट एंड द इमर्जेंट रे व्हेन द लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास स्लैब। इसको हम कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज अलग से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं हमारे लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन पे, जो आपको पिछले साल पूछा गया था दूसरे सेट में। एक सेट में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थी, दूसरे सेट में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन था, दोनों पूछे गए थे। मजेदार, सीबीएसई एकदम फॉर्म में था पिछले साल। ठीक है, तो इसको हम ऑफ कोर्स क्वेश्चन नंबर 20 जैसे मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 जैसे मार्क करना ही हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, दोनों लॉज आपको लिखने हैं बढ़िया प्यारे तरीके से। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आ चुके हैं। वन ऑफ योर फेवरेट कॉन्सेप्ट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। चलो देखते हैं कि भाई सारे पॉइंट्स यहां पर मेंशन है कि नहीं। ठीक है, ओके, ठीक है। एब्सोल्यूट का फॉर्मूला नहीं दिया क्या? एब्सोल्यूट यहां पर है। ठीक है, तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपको डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर देख सकते हो, अगर आपके पास दो मीडियम है, then the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is given by the ratio of speed of light in medium 1 and the speed of light in medium 2। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। और इसी बेसिस पे हम उल्टा भी लिख सकते हैं उसे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज रिप्रेजेंटेड एज n12, इट इज गिवन बाय ये। ठीक है, तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बन जाता है आपके लिए और उसका डेफिनेशन बन जाता है विच इज क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हो तो ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बन जाता है और उसका डेफिनेशन बन जाती है यहाँ पर, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये भी हमने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, नोट डाउन कर लिया। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि ये जो टेबल है, टेबल 9.3 जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, क्या इसको याद करने की जरूरत है सर? बेटा बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, नथिंग टू वरी, कुछ भी याद नहीं करना है इसमें। यू कैन चिल, यू कैन रिलैक्स। अब इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा एज ए टीचर, एज ए भाई, कि सबसे कुछ चीजें आपको याद रहेंगी तो अच्छा है, आपके कैलकुलेशन में बहुत हेल्पफुल होंगी, है ना। जैसे पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है याद रखिए, और आपका ग्लास का, क्राउन ग्लास का याद रखिए, और आपके डायमंड का याद रखिए। ठीक है, ये याद रखोगे तो अच्छा है, काम आएगा आपके, बहुत काम आएगा। पर बाद मुझे थैंक यू बोलो के देखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन तो कर लिया हमने, एक बार देख लेते हैं। A ray of light traveling in air enters obliquely into water. Does the light ray bend towards the normal away from the normal? ये हम सीख चुके हैं, है ना। डेंसर टू रेयर टू डेंसर क्या होता है? लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। ये तो टेबल वाला, ये तो नहीं आता बिल्कुल भी। ये भी टेबल वाला नहीं आता है। रिफ्रैक्टिव, हाँ ये आता है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन करना। ठीक है, ये बहुत बार आ चुका है बेटा, इसको आप एक एडिशनल स्टार मार्क मार दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज पे, स्फेरिकल लेंसेज का रिफ्रैक्शन देख लेते हैं। इसमें रिफ्रैक्शन जिस तरीके से होती है और कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस क्या होता है वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आ जाओ। ओके, a lens may have two spherical surfaces bulging outwards. Such a lens is called as a double convex lens. It is simply called as a convex lens. Convex lens का definition है, ये नहीं आता है, इसको मैं मार्क भी नहीं करूंगा, बट मैंने आपको यहां पर हाईलाइट करवा दिया है। ठीक है, इट इज थिकर एट द मिडल एज कंपेयर टू द एजेस। ठीक है, वैसे ही हाँ, एंड कॉन्वेक्स लेंसेज आर आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, कि कॉन्वेक्स लेंसेज को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। इसको नहीं मार्क करवा रहा मैं, इसको मार्क करवा रहा हूं। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 22 जैसे मार्क करिए। उस वैसे ही इससे सिमिलर कॉन्केव लेंस भी होगा। देखिए कॉन्केव लेंस आप देखोगे, लाइट रेज हैज शोन सच लेंसेज आर कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंसेज। इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 मार्क करिए कि कॉन्केव लेंसेज डाइवर्जिंग लेंसेज होते हैं। ठीक है, इसके बाद हाँ, इसके बाद आपके आगे पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर जैसा था वैसे स्फेरिकल लेंसेज आ चुके हैं, तो उन सबको हम क्वेश्चन नंबर 23 जैसे मार्क करेंगे। ठीक है, ओके, देखो आप, convex lens or a concave lens has two spherical surfaces. Each of these surfaces forms a part of a sphere. The centers of these spheres are called centers of curvature of the lens. ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, जैसे मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 23 जैसे मार्क करेंगे हम। ठीक है, साथ ही साथ since there are two center of curvatures blah 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 blah, हाँ ठीक है, ये देख लो अभी। ओके, an imaginary straight line passing through the center of curvatures of a lens is called as its principal axis. Again 23,
द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड एज द ऑप्टिकल सेंटर, अगेन 23 है ना, सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर, मिरर में वो पोल था, ठीक है, ओके, अबे रुक जा, ओके, अब ये भी अलग से मार्क कर लो, अ रे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस पासेस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन, जब लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, डेविएशन नहीं होगी, ठीक है, इसको अलग से नोट डाउन कर लेना, ये क्वेश्चन नंबर 24 होगा आपके लिए। अब एपर्चर की भी डेफिनेशन यहां पर आ चुकी है, आप देखो द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड एपर्चर, ये 23 है, और कुछ मिस हो गया नहीं, बाकी सब हो गया ना, ठीक है, ओके, ये एक्टिविटी, हाँ ये वही सेम एक्टिविटी बेटा कि कॉनकेव मिरर पेपर को जला रहे थे, वैसे कॉन्वेक्स लेंस से पेपर को जला सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस भी कन्वर्जिंग लेंस है, वो कन्वर्ज करती है लाइट को, तो पेपर जल सकती है, तो उसी के बेसिस में आपको केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जैसे हमने वहां पर मैंने जो सवाल पूछे थे वैसे आपको यहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके, यहां पर फोकस वाला पॉइंट आ जाता है, फोकस कहाँ है, फोकस कहाँ है, फोकस फोकस, हाँ ये रहा, ठीक है, यहां पर देखो, several rays of light parallel to the principal axis are falling on a convex lens. These rays after refraction from the lens are converging to a point of the principal axis. This point of the principal axis is called as the principal focus of the lens. ठीक है, principal focus of the convex lens की बात यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है, वहीं पे अगर हम concave lens की बात करेंगे तो concave lens का भी यहाँ पर दिया हुआ है, several rays of light parallel to the principal axis are falling on a concave lens. These rays after refraction from the lens are appearing to diverge from a point on the principal axis. This point of the principal axis is called as principal focus of the concave lens. तो यहाँ पर आपको convex और concave lens के दोनों के डेफिनेशन मिल चुके हैं, इसको हम एज क्वेश्चन नंबर 25 नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़े। इफ यू पास पैरेलल रेज ऑन बोथ द सरफेस, हाँ 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 हाँ, ठीक है, और यहां पर आगे 26 क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है बेटा, ये भी हो गया नोट डाउन। चलिए अब आ जाती है इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेस, ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है, इमेज फॉर्मेशन में जैसे हमने कॉनकेव मिरर में मार्क किया था वैसे मैं यहां पर आपको मार्क करा देता हूं, इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, जो आपका ऑब्जेक्ट at 2f1 है ये इंपॉर्टेंट है, और जब आपका ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के केस में वर्चुअल इमेज बनाता है, 6th रे डायग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहां पर आपको ये भी मार्क करवा देता हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डोंट वरी, डायग्राम में भी डायरेक्टली आपको मार्क कराऊंगा, डोंट वरी। क्या हो गया, हाँ ठीक है, एक सेकंड ना बच्चों, थोड़ा सा अटक रहा है, थोड़ा सा बाकी, भाई ठीक है और आपके ऑफकोर्स कॉनकेव लेंस में भी ये वाला जो हाँ ये वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है टेबल 9.5 में, ठीक है, अब मैं आपको सीधा यहां पर ही मार्क करा देता हूं, यस, तो जैसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स में रहता कंप्लीशन ऑफ रे डायग्राम वाले सवाल में बताया था कि रे सीधी आ रही तो क्या होगी, तो ये वैसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स रे 9.13 इंपॉर्टेंट है, 9.14 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और 9.15 इंपॉर्टेंट है। अगर मैं रे डायग्राम्स की बात करूंगा तो यू नो वेरी क्लियरली तीसरा रे डायग्राम जो है आपका ऑप्शन सी, ये इंपॉर्टेंट है, और जो आपका 6th रे डायग्राम है ये वाला, ये भी कंप्लीशन के लिए पूछा जाता है, कॉनकेव लेंस में ये वाला पूछा जाता है, ठीक है, तो मैंने स्टार मार्क करवा दिया है, मेक श्योर कि आप नोट डाउन करते जा रहे हो। चलिए अब आगे बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन में जैसे मिरर था वैसे ही है, यहां पर अलग से टेबल नहीं दिया तो मैं आपको लिखवा देता हूं साइन कन्वेंशन ऑफ लेंसेज, ठीक है बेटा, तो यहां पर मैं लिख दूंगा कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, जैसे मैंने आपको मिरर के लिए लिखा था वैसे ही ये होगा UVF, ठीक है, कॉनकेव है तो नेगेटिव होगी फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव, सेम फॉर मिरर, मिरर में मिरर हो या लेंस हो, कॉनकेव मींस नेगेटिव एंड कॉन्वेक्स मींस पॉजिटिव, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है, यू दोनों मामलों में हमेशा नेगेटिव ही होगी, सो नो नीड टू चेंज दैट, कॉनकेव में V हमेशा नेगेटिव ही होगी, और कॉन्वेक्स में V जो है वो नेगेटिव होगी अगर वो वर्चुअल इमेज है, पॉजिटिव होगी अगर वो रियल इमेज है, तो ठीक है, साइन कन्वेंशन लेंसेज का मैंने लिखवा दिया, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ओके। अब लेंस फॉर्मूला पे आते हैं, एंड रिगार्डलेस टू से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और जिसमें जैसे मैंने बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 27 जैसे नोट डाउन करना कि कौन सा लेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्वेक्स लेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिरर के लिए लिखा था वैसे मैं आपको लेंस के लिए लिखा दूं, तो कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे उन सारी चीजों को आप सॉल्व करोगे, ठीक है। मैग्निफिकेशन अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट, डेफिनेशन दोनों के लिए सेम है, मिरर और लेंस के लिए, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, प्रैक्टिस यार, प्रैक्टिस योर न्यूमेरिकल, जस्ट पुटिंग अ टिक मार्क, कॉन्वेक्स लेंस है तो सारे आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स फ्रॉम एनसीईआरटी, इट्स गुड, ठीक है, नथिंग टू लूज।
पावर ऑफ लेंस पे हम आ चुके हैं, यहाँ पर पावर ऑफ ए लेंस पे, ठीक है। तो मेक श्योर दैट यू आर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ऑलमोस्ट आखिरी पॉइंट पे हम आ चुके हैं एंड वी आर राइट ऑन टाइम, वी हैव नॉट वेस्टेड एनी टाइम टुडे। हाँ जी, हाँ, ये आपका पावर ऑफ लेंस का डेफिनेशन आ चुका है। द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। और उसी को हम पावर भी कहते हैं, ठीक है। ये है डेफिनेशन, यहाँ पर ये डेफिनेशन है। डिग्री ऑफ, तो ये मैं मिटा देता हूँ ना, ये वाला मिटा देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, ये अब लिखते हैं, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय ए लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इट्स पावर। द पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर P। द पावर P ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज F इज गिवन बाय, फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला लिखने के बाद एक और चीज लिखनी है, SI यूनिट ऑफ पावर, जो आपको यहाँ पे लिखना है, SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, ठीक है। तो यहां तक आपको लिखना है, तब जाकर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इसको एज मैं क्वेश्चन नंबर 29 मार्क करवा रहा हूं आपको, पावर ऑफ ए लेंस, ठीक है बेटा। चलिए अब आखिरी चीज, डायोप्टर की भी डेफिनेशन यहां पर होगी, यहां पर देख लीजिए, डायोप्टर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बहुत। वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, D इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात भी देखो, पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ पावर कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। तो ये मैं आप लिख देना क्वेश्चन नंबर 30 जैसे, ठीक है। कर लिया। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं नोट डाउन कराऊंगा कि फोकल लेंथ आपको यहां पर मीटर में लेना है पावर के मामले में, ठीक है। ओके ओके, कुछ बच गया? डिफाइन वन डायोप्टर हो चुका है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, डन, ठीक है। इसके बाद है फिर आपका एक्सरसाइज। हाँ यस, अब एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कौन से हैं, उसके लिए मैंने एक सेपरेट सेशन बनाई हुई है, जहां पर मैंने पूरे फिजिक्स के चारों चैप्टर्स का एक्सरसाइज खोल के दिखा के आपको मैंने स्टार मार्क करवाया था। वो सेशन आप देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। आप या तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस बाय अभिषेक सर, आपको मिल जाएगी वीडियो मेरी, ठीक है। ये आप अगर बाकी चैप्टर्स के देखना चाहते हो तो अगेन सेम चीज सर्च कर सकते हो, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बाय अभिषेक सर, आपको वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये हमने पूरी की पूरी कंप्लीट कर लिए। इनफैक्ट लाइव चैप्टर्स में आपको 30 सवाल करवा लिए, क्वेश्चन नंबर 30 सवाल करवाए हैं, नोट डाउन करवाया, जो आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। इसके बाहर आप क्या ही सोचोगे यार, इसके बाहर आना पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जो भी आएगा आप देख लेना, पीवाईक्यूज में, पीवाईक्यूज का जो सेशन हमारा चल रहा है, सीरीज चल रही है 4 से 7 दिन तक, 3 घंटे का पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं पिछले साल के। और हमने 17 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का सीरीज भी शुरू किया था, वो भी हमने खत्म कर लिया चैप्टर बाय चैप्टर। उन सब में देखना यही सारे सवाल आए हुए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो पीपल। आपको याद दिलाना चाहूंगा अबाउट योद्धा क्रैश कोर्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, मिस मत करिए। नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, मिस मत करिए, ठीक है। जाइए, फोड़िए। Until with next time, this is Abhishek signing off for today. Enjoy your life, stay home, stay safe and stay strong, and I will catch you guys in the next session. Peace.